डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अपने इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो है स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसक्शन एलिमेंट्स। ट्रांसक्शन एलिमेंट्स के हमने पिछले क्लास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखा कि वो क्यों और कैसे मैग्नेटिकली बिहेव करता है। तो इसके बाद स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, वो ट्रांसक्शन मेटल्स जो है मेनली आपको कलर्ड का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, कलर नज़र आता है ट्रांसक्शन एलिमेंट्स में, वो क्यों आता है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स ऑब्लिक कार्बाइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रांसक्शन सीरीज। जो हमारा ट्रांसक्शन एलिमेंट्स है उनमें कुछ एलिमेंट्स आपका इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनाता है और कुछ इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स बनाता है। तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स होता क्या है, कार्बाइड्स होता क्या है, और ये आपका फर्स्ट ट्रांसक्शन सीरीज के बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसक्शन एलिमेंट। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज क्या चीज है, ठीक है। तो यूजुअली जब आप देखेंगे ट्रांसक्शन मेटल्स में या ट्रांसक्शन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, तो आपको वो कलर्ड नजर आएगा। ठीक है, ट्रांसक्शन एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्स आपको कॉम्प्लेक्सेस ऑफ elements are usually कलर्ड। आपको जो ट्रांसक्शन एलिमेंट्स के जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो आपको यूजुअली कलर्ड कॉम्प्लेक्स नजर आएंगे। कुछ आपको रेड दिखेंगे, कुछ आपको ब्लू दिखेंगे, कुछ आपको पिंक दिखेंगे, ठीक है, कुछ आपको ग्रीन दिखेंगे। तो ये कलर कहाँ से आता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इन कंपैरिजन आपको ये डी ब्लॉक, यूजुअली आपका जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ठीक है, वो सब आपको क्या आएंगे, उनके कॉम्प्लेक्स आपको कलर्ड कॉम्प्लेक्स नजर आएंगे इनकी कंपैरिजन में। ठीक है, आपको अगर पी ब्लॉक और एस ब्लॉक की अगर हम बात करें इन कंपैरिजन टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स या ऑप्लिक या इनके कॉम्प्लेक्सेस या उनके जो कॉम्प्लेक्स होंगे आर यूजुअली कलरलेस। आपको अगर डी ब्लॉक के कंपैरिजन में अगर आप एस ब्लॉक या पी ब्लॉक के बारे में अगर आप बात करेंगे या इनके एलिमेंट्स के बारे में या इनके कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो वो आपको यूजुअली कलरलेस नजर आएंगे, उनमें आपको कलर नहीं मिलेंगे। हाउएवर जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, ट्रांसक्शन एलिमेंट्स की बात करते हैं, या आप इनर ट्रांसक्शन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो वो आपको यूजुअली आपको क्या होगा, कलर कॉम्प्लेक्स नजर आएंगे। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स कहां से बनता है, वो कलर कहां से बनता है, वो आज हम स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनमें हम काउंटरली हम एस और पी ब्लॉक भी डिस्कस करेंगे कि उनमें कलर नजर क्यों नहीं आता है। ठीक है, तो यूजुअली ट्रांसक्शन एलिमेंट्स को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, या ट्रांसक्शन एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि यूजुअली इनमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होता है या वैलेंस शेल जो होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलअप कहां पे होता है, आपकी डी ऑर्बिटल्स में। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रेजेंट इन डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ऑर्बिटल्स में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यूजुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको मिलता है ट्रांसक्शन एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल में। ठीक है, अब ये डी ऑर्बिटल क्या है या डी ऑर्बिटल कैसे आपको प्रेजेंट नजर आता है एलिमेंट्स में। तो ये आपका डी ऑर्बिटल हमें ऐसा 5 सबशेल्स इसमें होता है, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं आपको डी ऑर्बिटल्स में। ये आपका क्या है, डी ऑर्बिटल्स है। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स आपका कोई भी देखो, आपका स्कैंडियम से देखो आप जिंक तक, स्कैंडियम से इलेक्ट्रॉन की फिलअप होना स्टार्ट होता है। फर्स्ट एलिमेंट इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन,
फिर टाइटेनियम 2, विनेडियम 3, इसी तरह क्रोमियम 4, मैग्नीज 5। इसी तरह आपका स्टार्ट होगा 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन तक यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स में फिलअप होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, अब जब ये आपका ये कोई भी डी एलिमेंट होगा, ठीक है, डी एलिमेंट्स होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किसके साथ करेगा, किसी लिगेंड के साथ करेंगे। ठीक है, आपका ये मेटल एटम है, ये किसी लिगेंड के अप्रोच में आएंगे। ठीक है, अब ये लिगेंड क्या चीज है, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम कहते हैं कि हम ये मेटल को हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, लेकिन ये लिगेंड या तो ये आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास जैसे कि आपका H2O है, NH3 है, जिनके पास क्या होता है, लोन पेयर्स होता है। अब ये क्या करता है, अपने लोन पेयर इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोडिफिशिएंट मेटल को डोनेट करता है, या तो ये आपका क्या होगा, निगेटिव चार्जिड आयन होंगे। लिगेंड आपका दो टाइप का हो सकता है, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या तो वो नेगेटिव चार्जिड आयन होंगे। ठीक है, जैसे कि आपका क्लोराइड हुआ या फ्लोराइड हुआ, कि ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होंगे, ताकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन जो कि हम इसको एक पॉजिटिव चार्जिड आयन मानते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आयन मानते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल आयन को क्या करता है, डोनेट कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब जब ये मेटल आयन है, आपका ट्रांसेक्शन मेटल आयन है, ये अभी आप देखेंगे तो ये डी ऑर्बिटल्स आपका क्या है, डिजेनरेट है। डिजेनरेट मींस आपका ये जो 5 डी ऑर्बिटल है, ये सब इक्वल है एनर्जी में, सबकी एनर्जी क्या है, बराबर है, 1 2 3 4 5। ये क्या है, ये आपका डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एंड लास्ट वाला डी आपका जेड स्क्वेयर। ये जो 5 डी ऑर्बिटल है वो डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स है। डिजेनरेट मींस ये पांचों ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या है, बराबर है। ठीक है, अब क्या होता है, अब जब ये लिगेंड आपका, जिसको हम यहां पे क्या करेंगे, एल से डिनोट करेंगे, जब आपका ये मेटल आयन है, ये लिगेंड मेटल आयन पे अप्रोच करता है। ठीक है, जब ये लिगेंड का इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट इस मेटल आयन पे आता है, तो यहां पे क्या होता है, ये डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, डिजेनरेट है, वो डिजेनरेसी खत्म हो जाता है। डिजेनरेसी जब खत्म होता है तो ये आपका 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल में डिवाइड होता है। ठीक है, 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में डिवाइड होता है। पहले क्या था, ये पांचों डी ऑर्बिटल डिजेनरेट थे, मींस इनका एनर्जी क्या था, सबका बराबर था। अब जब ये लिगेंड का इफेक्ट आ जाता है इस पे, तो ये 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है। एक आपका 3 ऑर्बिटल का सेट होगा, जिनमें आपका होगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। इनको हम यूजुअली T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कहते हैं, जो कि आपका क्या होगा, ट्रिपली डिजेनरेट। 3 ऑर्बिटल का एनर्जी आप क्या रहेगा, सेम रहेंगे, और ये जो पेरेंट डी ऑर्बिटल है उससे थोड़ा कम एनर्जी का सेट होगा। दूसरा 2 ऑर्बिटल के सेट होंगे। ठीक है, ये आपका डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये आपका डी जेड स्क्वेयर होगा। ठीक है, इसको हम यूजुअली ईजी ऑर्बिटल कहते हैं, या ये डबली डिजेनरेट होता है। ठीक है, डबली डिजेनरेट रहता है। डबली मींस इन 2 ऑर्बिटल्स के एनर्जी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ये 2 डिजेनरेट होंगे, और ये 3 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होंगे, एनर्जी सिमिलर होंगे, और ये ट्रिपली डिजेनरेट, ये 3 ऑर्बिटल के एनर्जी सेम होंगे। ठीक है, अब ये 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में क्वेश्चन ये उठता है कि ये 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में डिवाइड क्यों होता है। ठीक है, जब ये मेटल लिगेंड मेटल पे अप्रोच करता है, तो ये डी ऑर्बिटल्स 2 सेट ऑफ एनर्जी में डिवाइड क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। अब होता क्या है, ठीक है, आपका अगर हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में लेंगे, ये एक्स एंड वाई, और आपका एक होगा जेड एक्सिस होंगे। ठीक है, या इसको हम वाई देखेंगे, इसको जेड होंगे। तो ये यूजुअली क्या होता है, इन ऑर्बिटल्स की जो स्पेस में ओरिएंटेशन है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर, और लिगेंड की अप्रोच का डायरेक्शन क्या रहता है,
उनकी वजह से ये दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। अगर हम डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स की हम बात करें तो इनकी लोब्स की, डी ऑर्बिटल की लोब्स की डायरेक्शन इन बिटवीन द एक्सिस रहता है। ये अगर डी एक्स वाई की बात करते हैं तो ये डी एक्स वाई वाला एक्स और वाई के बीच में रहता है, इनकी लोब्स की डायरेक्शन। उसी तरह अगर हम डी वाई जेड की बात करें तो ये y और z के बीच में रहेंगे इस तरह। या डी जेड एक्स की बात करेंगे तो इसकी लोब की डायरेक्शन x एक्सिस और z एक्सिस के बीच में रहेंगे, इसका y एक्सिस और z एक्सिस के बीच में रहेंगे। अब क्या होता है जब लिगेंड अप्रोच करता है, लिगेंड जब अप्रोच करेंगे तो ये लिगेंड करेंगे आपकी एक्सिस की साइड से, या एक्स एक्सिस के साइड, या वाई एक्सिस के साइड, या जेड एक्सिस के डायरेक्शन से आपका क्या होंगे, आपका अटैक करेंगे। अब ये दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी के क्यों हुए यहाँ, क्योंकि अब दो ही है, एक्स और वाई और जेड है, ठीक है, ये एक्स वाई और ये जेड। अब क्या होता है अगर ये दो ऑर्बिटल्स, सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की अगर हम डायरेक्शन की बात करें, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपकी एक्सिस पे होता है, ये एक्स पे रहेंगे एक लोग, दूसरा ऐसे वाई पे रहेंगे, ठीक है। अगर जेड स्क्वायर की बात करें तो ये टोटली आपका जेड एक्सिस की बात डायरेक्शन पे रहेंगे। अब क्या होता है, अब हमने कहा जो लिगेंड अप्रोच करेंगे मेटल पे तो वो करेंगे अलोंग द एक्सिस, या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के थ्रू क्या करेंगे, वो मेटल आयन पे अप्रोच करेंगे। तो क्या होगा, हमने देखा कि ये एक्स वाई, वाई जेड एंड डी जेड एक्स की डायरेक्शन इन बिटवीन द एक्सिस है, तो ये क्या करेंगे, जो लिगेंड अप्रोच करेगा उनका और ये जो ऑर्बिटल के बीच में रिपल्शन कम होंगे, ठीक है, क्योंकि जो लिगेंड एक्सिस के थ्रू आपका क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है और इनकी डायरेक्शन बीच में है, तो उतना क्या होगा, रिपल्शन नहीं होगा। जब वो वहां से अप्रोच करेंगे तो उनपे इतना इफेक्ट नहीं रहेगा, तो इनका एनर्जी क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। हाउएवर अगर आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर की बात करते हैं तो ये ऑन द एक्सिस है, एक्सिस पे है, तो जब लिगेंड यहां से अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट इन लोब की डायरेक्शंस में आ रहा है। देखो ये यहां पे लोब्स है, ये यहां पे है, ये यहां पे है, तो इनके बीच में रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होने से इसका एनर्जी आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इन क्योंकि ये इन बिटवीन द एक्सिस है तो इनका एनर्जी क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल से उनका एनर्जी कम हो जाता है, और EG जो डबल सेट्स ऑफ ऑर्बिटल है उनका एनर्जी क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, क्योंकि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है, ठीक है। अब हमने कहा कि क्योंकि ट्रांसैक्शन मेटल एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में क्या हुआ, एनर्जी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में डिवाइड हुआ। एक T2G सेट, ये आपका लोअर एनर्जी का है, ठीक है। दूसरा ये आपका EG सेट, ये आपका क्या है, हायर एनर्जी का है। दो एनर्जी लेवल आपका आ गया, एक कम एनर्जी के, एक दूसरा हायर एनर्जी के, दो सेट्स ऑफ ऑर्बिटल आ गए। अब क्या होता है, अब क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन फिलअप कहां से होंगे, लोअर एनर्जी सेट ऑफ ऑर्बिटल से यहां से इलेक्ट्रॉन फिलअप होना स्टार्ट होगा, फिर इसके बाद ऊपर जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की फिलअप कैसे होंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंगली होगा। अब क्या होता है, अब यहां पे स्पेक्ट्रा कैसे बनता है या आपका कलर कैसा आता है, ठीक है। अब ये दो सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में आपका डी ऑर्बिटल्स डिवाइड हो गया। अब यहां पे क्या होगा, अब हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, विनेडियम का लेते हैं, ये आपका क्या है, ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स है, ठीक है, विनेडियम 3 पॉजिटिव। एक इसका एग्जांपल लेते हैं VH2O6 3 पॉजिटिव। ये एक एग्जांपल लेते हैं, विनेडियम का कॉम्प्लेक्स है जिसमें विनेडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। जब यहां से इसका ऑक्सीडेशन +3 रहेंगे तो इसमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, डी में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपका हुआ D2 सिस्टम। इट मींस इनकी जो डी ऑर्बिटल है, 5 सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल जो हमने बनाया था, 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे आपका, ठीक है।
दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेंगे, आपकी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में रहेंगे, नीचे रहेंगे। अब क्या होगा, अब इस पे अगर लाइट पड़ जाएंगे, ठीक है, लाइट पड़ जाएंगे तो क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ अपना इलेक्ट्रॉन जो इसका फेवरेबल जो एनर्जी है, एनर्जी जो ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी सब क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो ये जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने से इसको क्या मिलेगा, ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि इसका एनर्जी ज्यादा है तो ये यहां स्टेबल नहीं रहेगा, ये यहां से शिफ्ट होके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, ठीक है। हायर एनर्जी ऑर्बिटल में अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, ये पहले यहां है, जब इस पे एनर्जी आपको पड़ गया तो ये यहां से खाली होके ऊपर चला गया हायर एनर्जी लेवल में, क्योंकि पहले इसका एनर्जी कम था तो वो ग्राउंड स्टेट में था, इसको एनर्जी मिल गया तो ये आपका ऊपर चला गया, ठीक है। अब एनर्जी जो है ये यहाँ पे अगर विजिबल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अगर वो फॉल हो रहा होगा तो आपको विजिबल नजर आएंगे, ठीक है, आपकी आंखों से नजर आएंगे, तो वो कलर्ड कम्प्लेक्स या विजिबल में या आपका अल्ट्रा वायलेट पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में यूजुअली ये वाला एनर्जी क्या मिलता है, इनको फेवरेबल मिलता है, ठीक है। अब यहां अगर अल्ट्रा वायलेट रीजन में अगर ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल या ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल से आपका एनर्जी एक लेवल से हायर एनर्जी में चला जा रहा है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी लेवल है उसमें चेंज आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में जब चेंज आता है तो इसके नीचे आपका वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है या रोटेशनल एनर्जी लेवल है, उनमें भी थोड़ा चेंज आता है, ठीक है। अब यहां से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में आपका चला गया, ठीक। अब जब इसका एनर्जी यहां से खत्म होता है, जब इसको एनर्जी मिलना बंद होता है तो ये वापस क्या आ जाता है, अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, और जब इसके पास जो एनर्जी इसने ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाने में जो एनर्जी इसको मिला था, एब्जॉर्ब हुआ था, ठीक है, एब्जॉर्बेड एनर्जी अब वो क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। अब क्या करेगा, उसको जब वो नीचे आ जाएंगे तो उसको एनर्जी निकालना पड़ेगा, और ये एनर्जी जब यहां से निकल जाता है तो ये एनर्जी आपका, इस एनर्जी का आपका क्या आता है, कंप्लीमेंट्री कलर, कंप्लीमेंट्री कलर आपको क्या आता है, नजर आता है, ठीक है। तो यहां से जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ था वो आपकी स्पेक्ट्रा में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको नजर आता है। जैसे कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यहां आपका क्या है, वेवलेंथ है नैनोमीटर में, यहां आपका एब्जॉर्बेंस है, ठीक है। तो आपको ऐसे कुछ स्पेक्ट्रम नजर आएंगे, ठीक है, ऐसे पीक, क्योंकि इसमें आपका दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन से आपको यूजुअली क्या मिलता है, दो पीक्स मिलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। एक आपका अराउंड 17,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे एक पीक मिलेगा, दूसरा आपका अराउंड 24,000 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड आपको इसमें क्या मिलेंगे, दो पीक्स मिल जाएंगे। यूजुअली इसमें 3 अलाउड ट्रांसैक्शन होता है, उसमें से आपको सिर्फ दो पीक्स मिल जाता है, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रा मिलेगा। क्यों मिला, क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, जब वो वहां से वापस आता है तो आपको कलर आएगा, और जो एब्जॉर्प्शन रेश में जहां पे आपको ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से ऊपर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे तो ऐसे आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ऐसे आपको पीक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपका जो डी ऑर्बिटल्स में या ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स में स्पेक्ट्रा बनता है। अब अगर हम एस और पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट में भी आपका डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, या पी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें वहां भी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसकी वजह से वहां कोई डी डी ट्रांसैक्शन नहीं होता है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसैक्शन नहीं होता है, ठीक है। अगर हम क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम एक कॉम्प्लेक्स है CrH2O 6 3 पॉजिटिव, ठीक है, हेक्साक्रोम कॉम्प्लेक्स
ये भी आपका क्या है, D3 है। अब यहाँ पे क्या है आपका 3d ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में क्या होंगे, जब एनर्जी इसको मिल जाएंगे तो एक्साइट होंगे, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में एक्साइट होंगे। तो अगर हम यहाँ पे भी एक आपको 1400 पे आपको क्या मिलेगा, सेंटीमीटर इनवर्स पे एक पीक मिलेंगे, या 24,700 इनवर्स पे भी आपको एक एब्जॉर्प्शन पीक मिल जाएंगे। इसी तरह सारे क्या होगा, डी ऑर्बिटल्स में अगर जिस जिस एलिमेंट में अगर डी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहां पे ड्यू टू, इसको हम क्या कहते हैं, डी डी ट्रांसेक्शन है। डी डी ट्रांसेक्शन की वजह से आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से आपका जो कॉम्प्लेक्स में कलर भी आ जाता है। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन आता है, अगर हम मैग्नीज की बात करें, ठीक है, +5 की बात करें, तो ये D0 आ गया। यहाँ पे d ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, तो d ऑर्बिटल में इसको, इसमें जो मैग्नीज +5 के कॉम्प्लेक्स में आपको कलर नहीं नजर आएंगे, तो ये आपको क्या मिलेगा, कलर लेस मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स का हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखा कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता, +3 से स्टार्ट होता था, +2 से स्टार्ट होता था, और +7 तक मैग्नीज की केस में इवन +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है। ठीक है, तो अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपको कलर नजर नहीं आएंगे। हाउएवर आपके पास कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वो क्या होता है, कलर नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल आपका KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट, इसका सॉल्यूशन आपने लैब में देखा होगा, पर्पल कलर आता है। ठीक है, क्रोम K2Cr2 और 7 पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन, ये आपका ऑरेंज कलर नजर आते हैं। ठीक है, अगर हम यहां इनके ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, ऑक्सीजन पे -2 रहता है, 4 × 2 8 -8, पोटेशियम पे +1, ठीक है, -8 +1 कितना हुआ, +7, तो मैग्नीज पे क्या होगा, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। यहां पे देखें तो ऑक्सीजन पे यूजुअली -2 रहता है, 7 2 14, पोटेशियम पे +1 रहता है, तो 2 × 1 2, तो 14 - 2 कितना रहा आपका, 14 - 2 आपका 12, तो एक क्रोमियम पे, 2 क्रोमियम पे 12 है, तो एक पे क्या आएंगे, +6। तो अगर हम इन दोनों में देखें तो मैग्नीज +7, अगर Mn+7 है तो इसमें तो d ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, d ऑर्बिटल में 5 है, 4s में 2 है, 5 2 7 7 निकल गए, तो d ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम +6 की बात करें, यहां भी 0, क्योंकि क्रोमियम क्या है, D4 है, 2 यहां 4 यहां से, 2 4s से निकल जाएंगे, 6 0, यहां भी आपका क्या आ गया, दोनों D0। अब हमने कहा कि डी डी ट्रांसेक्शन से कलर आता है, अब यहां पे d ऑर्बिटल में तो 0 है, तो कैसे कलर आता है। दूसरा जो फेनोमेना है जिसकी वजह से आपका कलर आ जाता है, उसको हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, यहां पे क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है हमारे पास। एक है आपका LMCT, L मीन्स लिगेंड, M मीन्स मेटल, C मीन्स चार्ज, T मीन्स ट्रांसफर। सॉरी, तो यहां पे क्या होता है, लिगेंड से मेटल पे चार्ज ट्रांसफर होता है। LMCT मीन्स लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब अगर हम यहां देखें तो यहां हमारे पास लिगेंड क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मैग्नीज को डोनेट करता है। यहां पे भी क्या है, ऑक्सीजन लिगेंड है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन क्रोमियम को देते हैं, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है और इनकी चार्ज ट्रांसफर से कलर आता है। इन दोनों में किस फेनोमेना की वजह से कलर नजर आता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से। ठीक है,
चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। दूसरा आपका होता है चार्ज ट्रांसफर का MLCT। यहां पे लिगेंड से मेटल पे चार्ज ट्रांसफर होता है, यहां से मेटल से टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। यहां पे क्या होता है, मेटल से लिगेंड पे। अब ये वाला केस है कि इनमें लिगेंड से मेटल पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए कलर आ रहा है, क्योंकि यहाँ मेटल है ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे जो कलर आता है वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के थ्रू आता है। लेकिन कौन से चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अगर आपके पास कोई एग्जांपल ऐसा है जिसमें मेटल के पास लिगेंड है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड के पास नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इस तरह मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से कलर आता है। ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स में मैक्सिमम जो कलर आता है वो डीडी ट्रांसैक्शन से आता है। लेकिन अगर हम सिलेक्शन रूल की बात करें तो ये अलॉट नहीं है। ठीक है, फिर भी इनका कलर कम क्यों रहता है, ड्यू टू लेपोटी आपका ये अनअलाउड है। ठीक है, लेपोटी फॉरबिडन ट्रांसैक्शन है, तो इनकी कलर की इंटेंसिटी बहुत कम रहता है। ये जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है इनका कलर का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहता है। तो ट्रांसैक्शन मेटल्स में आपको दो कारणों से आपका कलर आता है, एक डीडी ट्रांसैक्शन, दूसरा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम से, चार्ज ट्रांसफर मैकेनिज्म से। ठीक है, तो ये है आपका स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसैक्शन मेटल। स्पेक्ट्रा कैसे बनता है ट्रांसैक्शन मेटल कॉम्प्लेक्स में, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस करना है, नेक्स्ट टॉपिक हमने कहा था कि वो है हमारा इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स या इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, वो हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमें क्या डिस्कस करना है, वो है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स ऑब्लिक इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। ठीक है, ये हमें डिस्कस करना है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्या होता है या इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स क्या होता है, वो हमें डिस्कस करना है। इनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, इनके हम प्रिपरेशन देखेंगे, फिर आगे हम इनका कुछ यूसेस भी देखेंगे। तो अगर हमारे यहाँ टॉपिक क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले टॉपिक हमारा है यहाँ एक इंटरस्टिशियल है। ठीक है, ये कॉमन है दोनों में, इंटरस्टिशियल, यहाँ पे हाइड्राइड्स है, यहाँ पे कार्बाइड्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरस्टिशियल क्या होता है ये देखेंगे। ठीक, इंटरस्टिशियल मीन्स कि यहाँ पे जो गैप बनता है, इंटरसाइड्स मीन्स दो जो एटम के बीच में या दो एलिमेंट्स की, जब हम इनकी लेटिस अरेंजमेंट देखेंगे, स्ट्रक्चर में ये कैसे, क्रिस्टल में ये कैसे अरेंजमेंट रहता है, तो वहां पे जब मेटल की एलिमेंट्स जब प्लेस करेंगे, ठीक है, मेटल के एलिमेंट जब हम प्लेस करेंगे तो इनके बीच में जो लेटिस पॉइंट रहता है, ठीक है, ये खाली जगह रहता है। या अगर हम एक क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें, ठीक है, और दूसरा क्यूबिक क्रिस्टल अगर हमारे पास है, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस रहेंगे, जो गैप रहेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइड्स। इंटरस्टिशियल साइड्स खाली जगह, ठीक है, जब ये लेटिस की अरेंजमेंट में जब जो खाली जगह रहता है वहां पे क्या होता है, हाइड्राइड्स में आपका हाइड्रोजन वहां पे इंटरैक्ट हो जाता है और कार्बाइड्स में आपका क्या हो जाता है, कार्बन उन खाली जगहों में क्या हो जाता है, इंटरैक्ट हो जाता है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, इनमें इंटरस्टिशियल एंड इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स ऑफ फर्स्ट सीरीज ट्रांसैक्शन एलिमेंट। क्योंकि हम डी ब्लॉक डिस्कस कर रहे हैं तो आपकी ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स के बारे में आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट सीरीज ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स आपको डिस्कस करने हैं। तो वहां पे हम बात कर रहे हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स में।
मीन्स इंटरस्टिशियल मीन्स जो लेटिस के जो ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में जहां स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक तक है, इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जब हम इनकी लेटिस अरेंजमेंट देखते हैं तो वहां पे जो गैप बनता है, खाली जगह रहता है, वहां पे जब हाइड्रोजन उसमें इंट्रैप हो जाता है तो हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहते हैं। अगर उन गैप में अगर कार्बन घुस जाते हैं तो हम इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है या कार्बन है या बोरॉन है या ऑक्सीजन है, इन सब की स्मॉल साइज की वजह से वो क्या हो जाता है, इन ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स की इंटर साइड्स में ये इंट्रैप हो जाता है, घुस जाता है। ठीक है, कारण क्या है? ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा, इस इंटरस्टिशियल जो हाइड्रेट्स हम ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स की हम डिस्कस करेंगे, इनको हम दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है मेटेलिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं या मेटेलिक कार्बाइड्स भी कहते हैं। क्यों हम इनको मेटेलिक कहते हैं? क्योंकि ये हाइड्राइड्स और जो कार्बाइड्स बनता है उनकी प्रॉपर्टी लगभग उसी मेटल के, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों कहते हैं? द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस हाइड्राइड्स और कार्बाइड्स resembles to the parent metal। जहां जिस मेटल से ये हाइड्राइड और कार्बाइड बना है, उनकी हाइड्राइड और कार्बाइड की प्रॉपर्टी आपका एकदम रिजेंबलेंस करता है उस पेरेंट मेटल एटम का। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको मेटेलिक हाइड्राइड्स कहते हैं। इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मेटल की इंटरसाइड्स में खाली जगहों में आपका हाइड्रोजन और कार्बन क्या हो जाता है, इंट्रैप हो जाता है, इसीलिए हम इनको इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स कहते हैं। इन इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स को हम मेटेलिक हाइड्रेट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस ट्रांसेक्शन एलिमेंट से ये हाइड्रेट्स और ये कार्बेट्स बना है, इनकी प्रॉपर्टी आपका पेरेंट जो आपका ट्रांसेक्शन एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी से आपका क्या रहता है, मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये आपका अब क्लियर हुआ होगा कि इनको हम इंटरस्टिशियल क्यों कहते हैं या इनको हम मेटेलिक हाइड्रेट्स क्यों कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फर्स्ट सीरीज ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स की। पहले हम बात करेंगे हाइड्राइड्स के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे कार्बाइड्स के बारे में। तो जब हम ग्रुप फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है? स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये 10 एलिमेंट हमारा क्या है, फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम ग्रुप की बात करें, ये थर्ड ग्रुप है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ग्रुप की अगर हम बात करें ग्रुप नंबर में, फर्स्ट 1 और 2 कौन सा होगा? वो जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के 2 एलिमेंट्स होंगे। तो ये 10 एलिमेंट है आपका फर्स्ट सीरीज ट्रांसेक्शन एलिमेंट में। तो अगर हम यहां पे बात करें तो आपका सिर्फ इनमें जो है ग्रुप जो आपका ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में जो हाइड्रेट्स नहीं बनाते हैं, वो है आपका 6, ग्रुप 6, 7, 8, 9। ये वाले ग्रुप, एक तो 6 में सिर्फ आपका क्रोमियम एक्सेप्शन है। सिर्फ क्रोमियम आपका क्या बनाता है, हाइड्रेट्स बनाते हैं ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में फर्स्ट सीरीज में। मैग्नीज के ग्रुप टोटली नहीं बनाते हैं, आयरन ग्रुप के टोटली नहीं बनाते हैं, कोबाल्ट ग्रुप के टोटली नहीं बनाते हैं। ठीक है, और जो ग्रुप आपका जो एलिमेंट्स ट्रांसेक्शन सीरीज में जो हाइड्रेट्स बनाता है वो ग्रुप 3 है, 4 है, 5 है, और इनमें ग्रुप 6 के सिर्फ क्रोमियम।
ठीक है, ग्रुप 6 के सिर्फ। तो हम यहां लिख सकते हैं ग्रुप 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, does not form interstitial hydrates। हम बात किसकी कर रहे हैं? इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स की। तो जब इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स की बात आता है तो ग्रुप 6, 7, लेकिन यहां ग्रुप 6 में हमारा क्या है? एक्सेप्ट क्रोमियम। क्रोमियम हमारा हाइड्रेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ हम यहां लिख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6 में हमारा एक्सेप्ट क्रोमियम 7, 8, 9, ये वाले ग्रुप के डी ग्रुप ब्लॉक के एलिमेंट्स का कोई भी एलिमेंट आपका इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, ग्रुप 6 में हमारा एक एक्सेप्शन है कि वो क्रोमियम आपका क्या बनाता है? इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स बनाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे जो ग्रुप्स बनाते हैं वो किस टाइप के बनाते हैं? ठीक है, यहां पे अगर स्कैंडियम की बात करें, SCH2 टाइप ऑफ हाइड्रेट्स ये बनाते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स। टाइटेनियम की बात करें, TiH टाइप भी बना सकता है, TiH2 टाइप भी बना सकता है। ठीक है, विनेडियम आपका VH बनाते हैं और VH2 टाइप भी बनाते हैं। अब विनेडियम की केस में और अलग टाइप का भी ये आपका इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स बनाते हैं, जैसे कि VH0.5। यहां पे जो हाइड्रेट्स बनता है, इस टाइप के जो हाइड्रेट्स बनते हैं वो आपका वैलेंसी के अकॉर्डिंग नहीं बनता है, वैलेंसी के अकॉर्डिंग नहीं बनता है। क्रोमियम की बात करें तो CrH2 टाइप बना सकते हैं। निकल बनाते हैं यहां पे कुछ इस टाइप का NiH0.6, NiH0.7, इस टाइप का ये हाइड्रेट्स इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पे कुछ एक्सेप्शंस आ गया आपका विनेडियम H0.5, निकल NiH0.6 या NiH0.7, इवन 0.8 तक क्या होता है? ये वेरी होता है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां स्टोइशियोमेट्री क्या है? बराबर नहीं है। ठीक है, 1:2 है, यहां पे 1:1 है, तो यहां स्टोइशियोमेट्रिक है। यहां पे स्टोइशियोमेट्री आपका नजर नहीं आ रहा है। 1:0.7, 1:0.6, 1:0.5 अलग टाइप का है। तो ऐसे इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स को आप कहते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स। तो ऐसे हाइड्रेट्स को आप क्या कहते हैं? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स, क्योंकि इनमें जो स्टोइशियोमेट्री है बिटवीन मेटल एंड हाइड्रोजन, ये क्यों बनता है? इसलिए बनते हैं क्योंकि आपका यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है? जो लेटिस पोजीशन नहीं ले रहे हैं, बल्कि जो लेटिस पोजीशन, जो लेटिस अरेंजमेंट में खाली जगह है उनमें घुस रहा है। तो कहीं भी घुस सकता है और कहीं भी नहीं घुस सकता है, खाली जगह पूरा। इट मीन यहाँ पे क्या है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो एटम है, does not occupy all the empty lattice site। जो क्रिस्टल लेटिस में जो खाली जगह है वो सारा हाइड्रोजन एटम ऑक्युपाई नहीं कर रहा है, इसीलिए यहां पे स्टोइशियोमेट्री भी क्या आ रहा है? अलग आ रहा है। ठीक है, स्टोइशियोमेट्री भी अलग आ रहा है। ठीक है, तो यहां से आपका नॉन स्टोइशियोमेट्री इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स भी आपको क्या है? यहां पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर यहां पे हमने कहा लेटिस क्रिस्टल लेटिस अरेंजमेंट में, तो हमारा यूजुअली जो ट्रांसक्रिप्शन एलिमेंट में जो मोस्ट मेटल जो लेटिस स्ट्रक्चर बनाता है उनमें एक बनाता है ये BCC टाइप, ठीक है, या FCC टाइप या HCP टाइप। BCC मीन्स जो सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा होगा, बॉडी सेंट्रेट क्यूबिक क्लोज पैकिंग, कैसे आपका क्रिस्टल लेटिस में आपकी एटम्स अरेंज होता है।
FCC means face centered cubic close packing. HCP means hexagonal close packing. अगर इन अरेंजमेंट में हम बात करें कि इन अरेंजमेंट में खाली जगह कितना होता है, एम्प्टी स्पेस की अगर हम बात करें तो लगभग, अगर BCC की बात करें तो यहां पे आपका 32% आपकी क्रिस्टल लेटीज में खाली जगह प्रेजेंट होता है। FCC में अगर आप बात करें तो 26% खाली जगह रहता है। HCP में भी आपका 26% खाली जगह रहता है। ये हम क्रिस्टल में जो आपके एटम्स के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। बॉडी सेंटर्ड अगर क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है तो उनमें खाली जगह आपका 32% रहता है, बाकी ऑक्युपाई करता है। FCC अरेंजमेंट की बात करें तो 26% खाली जगह रहता है। HCP के हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करें तो 26% खाली जगह रहता है। और यही जो खाली जगह आपका हाइड्रेट्स में क्या करता है, हाइड्रोजन ऑक्युपाई करता है। कार्बेट्स में आपका क्या ऑक्युपाई करेंगे, आपका कार्बन ऑक्युपाई करेंगे। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन आपका ये खाली जगह में घुस जाता है, क्योंकि यहां पे मेटल और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना है, सिर्फ क्या है आपका हाइड्रोजन इनकी लेटिस की जो खाली एम्प्टी जगह है वहां पे आपका क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन इंट्रैप हो रहा है। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स हाइड्रोजन आपकी जो ट्रांसेक्शन मेटल्स के जो इंटरस्टिशियल साइड से खाली जगह है पे वहां पे क्या होता है, इंट्रैप होता है। ठीक है, तो और एक इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के पास जो एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी है, ठीक है, एक्सीलेंट एड्सॉर्प्शन कैपेबिलिटी। हाइड्रोजन के पास एड्सॉर्प्शन, अब यहां पे एब्जॉर्प्शन अलग है, यहां पे हम एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। ये क्या है, आपका एक सरफेस फेनोमेना है। ठीक है, सरफेस फेनोमेनन है, मींस क्या है, हाइड्रोजन के पास ये एबिलिटी है, अगर ये मेटल का सरफेस है तो हाइड्रोजन गैस यहां पे आपकी मेटल सरफेस पे एड्सॉर्ब हो सकता है, स्टिक हो सकता है, यहां चिपक सकता है मेटल की सरफेस पे। ठीक है, अनइवन, लेकिन ये अनइवन क्या हो सकता है, इस तरह स्टिक कर सकता है इस मेटल की सरफेस पे। तो जब ये मेटल की सरफेस पे आपका इंट्रैप हो जाएंगे तो आपके क्या बन जाएंगे, आपका इंटरस्टिशियल साइट्स बनेंगे। ठीक है, तो अगर टाइटेनियम की बात करें, इवन टाइटेनियम इस तरह एड्सॉर्प्शन से TiH 1.5 टू आपका 1.8 तक आपका हाइड्रोजन टाइटेनियम के हाइड्रेट्स में वेरी हो सकता है, क्योंकि ये वैलेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये अपने मर्जी से इंटरस्टिशियल खाली साइड्स में घुस रहे, तो ऐसे आपका वेरिएंट टाइटेनियम हाइड्रेट बन सकता है। हाइड्रोजन का रेशियो 1.5 से 1.8 क्या है, वेरी हो सकता है। विनेडियम की अगर हम ट्रांसेक्शन फर्स्ट सीरीज की बात करें, विनेडियम हाइड्रेट्स की बात करें तो VH 0.56 इस टाइप के हाइड्रेट्स आपका क्या है, बनाते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स में, हाइड्रोजन जो लेटिस क्रिस्टल लेटिस में जो खाली जगह रहता है वहां क्या हो जाता है, इंट्रैप हो जाता है। ठीक है, इनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें कि मेटल की प्रॉपर्टीज में क्या चेंजिंग आता है आफ्टर हाइड्रेट फॉर्मेशन, कि आपका एक कोई ट्रांसेक्शन मेटल है, जब वो हाइड्रेट बनाता है उनकी लेटिस साइड में जब हाइड्रोजन इंट्रैप हो जाता है तो उनकी प्रॉपर्टीज में आपका क्या चेंज आता है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले की अगर हम बात करें तो जब इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स बनता है तो इनमें सिमिलर टू मेटल हार्डनेस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है,
हार्डनेस उस मेटल का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि जो मेटल की तरह इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स में भी हार्डनेस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कंडक्टिविटी भी रहता है, हाइड्रोजन की वजह से इनकी कंडक्टिविटी में कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या करेगा, बहुत इलेक्ट्रिकल भी वो कंडक्टिव रहता है और हीट भी वो कंडक्ट करता है, इसीलिए हम इनको मेटेलिक हाइड्रेट भी कहते हैं, क्योंकि मेटल का जो प्रॉपर्टी है वही इन इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स में भी रहता है। मेटल की तरह ये लस्टरस भी रहता है, ठीक है, ये भी इनका प्रॉपर्टी है। मेटल की तरह ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी रहता है इनमें, ठीक है। अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो यूजुअली डेंसिटी क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज क्यों होगा, जब आपका ये आपका क्रिस्टल लेटिस है, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी मास पर वॉल्यूम, ठीक है। जब यहां खाली जगहों में आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो मास क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। जब मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी और मास क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इनका डेंसिटी बढ़ जाता है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या हो जा सकता है, जब यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड में हाइड्रोजन या कार्बन नाइट्रोजन जो भी घुस जाते हैं तो इनकी वजह से लेटिस एक्सपेंशन हो जाता है, इनकी लेटिस का पोजिशन थोड़ा क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। तो इस केस में क्या हो गया, आपका डेंसिटी इंक्रीज हो गया। अब यहां पे क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम और डेंसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस केस में आपका डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी आपका डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ये इनका प्रॉपर्टी है। और इनकी जो पांचों जो मेटल की प्रॉपर्टी रहता है वो मेलेबिलिटी रहता है, ठीक है। और इनके पास आपका दूसरा प्रॉपर्टी रहता है डक्टिलिटी होता है। ये सब क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये सब क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज आपकी इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स का, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स। इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स क्या होता है, कैसे ये फॉर्म होता है और इनका कुछ क्या प्रॉपर्टीज, क्या चेंजिंग आता है, वो सब हमने यहां पे डिस्कस कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। नाउ इंटर कार्बाइड्स में कि इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स क्या होता है। जिस तरह आपका इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स है, क्या हो जाता है, इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स क्या हुआ कि इंटरसाइड्स में आपका हाइड्रोजन इंटरैप हो जाता है। अब इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स क्या हो गया, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स में इंटरस्टिशियल साइड्स में कार्बन क्या हो जाता है, इंटरैप हो जाता है, ठीक है। तो कैसे डिराइव होगा ये आपका इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, interstitial carbides are derived from relatively large metal। यहाँ पे हम ट्रांसेक्शन मेटल लिखेंगे क्योंकि हम ट्रांसेक्शन मेटल की बात कर रहे हैं। ट्रांसेक्शन मेटल्स डेट एक्ट एज, ट्रांसेक्शन मेटल यहाँ पे क्या एक्ट करता है, एज ए होस्ट एक्ट करता है, ठीक है, एज ए होस्ट लेटिस। ट्रांसेक्शन मेटल क्या करता है, एक्ट एज ए होस्ट लेटिस, ठीक है। ये क्या करता है, मेहमाननवाजी करता है आपके कार्बन का, कार्बन को अपने पास क्या कर देते हैं, रख लेते हैं फॉर द स्मॉल
छोटा क्या है, मेटल तो आपका ट्रांसेक्शन मेटल तो लार्ज है, और जो इंटरैप हो रहा है वो क्या है, छोटा एक कार्बन है, ठीक है, स्मॉल कार्बन एटम which occupy the interstates of close पैकेट मेटल है। आपका यहां पे क्या हो रहा है कि इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स क्या है, डिराइव कर सकते हैं, हम बना सकते हैं फ्रॉम रिलेटिवली लार्ज मेटल, जो लार्ज बड़ा ट्रांसेक्शन मेटल है, दैट एक्ट एज अ होस्ट लेटिस, जो कि क्या करता है, एक्ट एज अ होस्ट लेटिस लेता है। होस्ट मीन मेहमान नवाजी करता है, किसके लिए, फॉर द स्मॉल कार्बन एटम, छोटे कार्बन एटम के लिए। वो क्या होता है, विच ऑक्युपाई, जो कि ऑक्युपाई करता है द इंटरसाइड्स ऑफ द क्लोज पैकेट मेटल आयन। जब मेटल आयन इस तरह क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर बनाएंगे, ट्रांसेक्शन मेटल्स क्या होगा, बड़ा होगा, इस तरह क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इनकी खाली जगहों में इंटरसाइड्स में आपका क्या होगा, इस तरह कार्बन क्या होंगे, इंटरैप होंगे, खाली जगहों में आपका क्या रहेगा, इंटरैप होंगे कार्बन एटम। तो वहां से आपको क्या मिलता है, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। तो हम ये डिफिनेशन हाइड्रेट्स को भी रिपीट कर सकता है। इंटरस्टिशियल जो हाइड्रेट्स है, आर derived from relatively large transaction metals that act as a host lattice for the small hydrogen atom which occupy the intersides of the closed packed metal ion। इसी को हम ऑक्साइड्स को भी हम यही डिफिनेशन लिख सकते हैं, इंटरस्टिशियल ऑक्साइड्स आर derived from relatively large transaction metal that act as a host lattice for the small oxygen atom which occupy the intersides of the closed packed मेटल आयन। ठीक है, तो ऐसे हम डिफिनेशन को जो भी आपका आपकी जरूरत के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे बॉन्डिंग का कोई मसला नहीं है। जो भी हो रहा है आपका इंटरस्टिशियल साइड्स में हो रहा है, जो क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर के बीच में जो खाली जगह रहता है, वहां पे आपका क्या रहता है, ऑक्युपाई करता है। तो अगर हम ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है, ट्रांसेक्शन elements which form interstitial carbides are, कौन कौन से आपका जो ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स है जो कि इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स बनाते हैं, तो वो है आपका एक टाइटेनियम, विनीडियम एंड क्रोमियम। ठीक है, ये आपका क्या है, 4, 5, 6, ग्रुप नंबर 4, 5, 6 आपका मेनली क्या बनाता है, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स बनाता है फर्स्ट सीरीज और ट्रांसेक्शन एलिमेंट में। सिर्फ आपका ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5 एंड ग्रुप नंबर 6 आपका क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका मैग्नीज भी बनाते हैं, लेकिन मैग्नीज में दूसरे ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स आपका नहीं बनाते हैं। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो ठीक है, मैग्नीज आपका लगभग 5 डिफरेंट कार्बाइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 5 डिफरेंट कार्बाइड्स बनाते हैं, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स की। ये दूसरा कार्बाइड्स बनाएंगे, आयनिक कार्बाइड्स या कोवैलेंट कार्बाइड्स बनाएंगे। ठीक है, मैग्नीज फॉर्म्स 5 डिफरेंट कार्बाइड्स, 5 डिफरेंट कार्बाइड्स आपका मैग्नीज बनाता है। ठीक है, आयरन बनाते हैं, आयरन आपका 3 डिफरेंट कार्बाइड्स बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखें तो आयरन आपका बनाता है इस टाइप का, एक Fe3C टाइप का बनाते हैं। ठीक है, Fe7C3 टाइप का बनाते हैं, और जो लास्ट टाइप का है वो आपका Fe2C, जिसे हम क्या कहते हैं, सेमेंटाइट कहते हैं। और ये आपका स्टील में क्या रहता है,
प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो आयरन जो आपका 3 डिफरेंट कार्बाइड्स बनाता है, कंपोजिशन देखें तो Fe3C, Fe7C3 एंड Fe2C, जिसे हम क्या कहते हैं, सेमेंटाइट कहते हैं। और ये आपका स्टील की कंपोजिशन है, स्टील में आपको ये सेमेंटाइट प्रेजेंट आता है, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है, दूसरे टाइप का कार्बाइड्स है। अगर हम इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स की बात करें तो सिर्फ ये ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5 एंड ग्रुप नंबर 6 क्या कर सकते हैं, आपका इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स बनाते हैं ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स में। अगर हम हाइड्रेट्स की बात करें तो ग्रुप नंबर 3, 4, 5 और 6 में कुछ आपका बनाता था, ठीक है। क्रोमियम आपका बनाता था, उस ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स आपका नहीं बनाते हैं। तो अगर प्रिपरेशन की बात करें तो आप कोई भी कार्बाइड्स बना सकते हैं जब आप उस मेटल को, ठीक है, मेटल को या मेटल की किसी कंपाउंड्स को या मेटल ऑक्साइड्स, इस तरह मेटल की किसी कंपाउंड्स को, जैसे कि अगर हम मेटल ऑक्साइड्स लेते हैं, मेटल या मेटल ऑक्साइड को जब आप कार्बन की प्रेजेंस में, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, यूजुअली आपका 1000 से लेके आप 2800 डिग्री सेल्सियस तक, इतना हाई टेम्परेचर अगर आप मेटल या एक पर्टिकुलर मेटल या उस मेटल के कोई भी कंपाउंड्स को कार्बन के साथ हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, यूजुअली हमने इधर लिखा 1000 से लेके 2800 डिग्री सेल्सियस तक, जब इस मेटल या मेटल की कंपाउंड्स को कार्बन की प्रेजेंस में आप हीट करते हैं तो यहां पे आपको क्या मिलता है, कार्बाइड्स मिलता है। क्या मिलता है आपको, कार्बाइड्स मिलता है। तो अभी हम डिस्कस किसकी बात कर रहे हैं, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स आपको मिल सकते हैं। प्रिपरेशन में आपको क्या करना है, मेटल या मेटल के कंपाउंड्स को, जैसे कि हमने मेटल ऑक्साइड लिया, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन हीट करना है हाई टेम्परेचर पे, अराउंड 1000 या 2800 के अराउंड, वहां से आपको क्या मिल सकता है, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रिपरेशन। तो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने कहा कि इनको हम मेटेलिक कार्बाइड्स भी कहते हैं। मेटेलिक कार्बाइड्स में जिस मेटल से वो ये वाला इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स हम बनाते हैं, उन दोनों का प्रॉपर्टी क्या रहता है, लगभग सेम रहता है, ठीक है। तो यहां भी जो इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स है वो हम कैरेक्टराइज करता है, कैरेक्टराइज इट बाय इट्स हार्डनेस। एक तो वो क्या रहता है, बहुत, जिस तरह मेटल हार्ड है तो ये भी आपको क्या मिलेगा, बहुत हार्ड मिलेंगे, ठीक है, सख्त मिलेंगे। दूसरा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर रहता है यूजुअली वो आपको क्या मिलता है, बहुत ज्यादा रहता है। जिस तरह मेटल का मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा है ट्रांसैक्शन एलिमेंट्स का, उसी तरह आपका यहाँ भी इन हाइड्रेट्स का मेल्टिंग टेम्परेचर आपको ज्यादा रहता है। अगर हम मेल्टिंग टेम्परेचर की बात करें, टिपिकली इट्स अबाउट 3000 टू 4000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड इनका आपको क्या मिलेगा, मेल्टिंग टेम्परेचर मिलता है। इसीलिए इनका एप्लीकेशन भी इसी हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन डिवाइस में ये क्या होता है, यूज होता है। थर्ड अगर हम बात करें तो ये जो इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स है वो रिटेन करता है मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज है, रिटेन्स मैक्सिमम प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट मेटल एटम। जिस मेटल एटम से वो हाइड्रेट बनाता है उसका मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आपकी इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम सजेस्ट हाई हीट ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उनकी हीट कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वो इंटरस्टिशियल कार्बन्स लगभग जो मेटल एटम से वो बना हुआ है, उनका मेटल एलिमेंट से जो बना हुआ है, उनका जो प्रॉपर्टीज है वो लगभग आपको बराबर मिलेंगे। मेटेलिक ग्लेशियर की बात करें तो वो
दोनों में लगभग क्या रहता है, जिस मेटल से बना रहे हैं और वो वाला मेटल कार्बाइड का मेटेलिक लश्यर भी सिमिलर रहता है। ठीक है, जो केमिकल प्रॉपर्टी में जो चेंज आता है वो सबसे आपका जो इफेक्टिव रहता है। ये क्या रहता है, दिस आर केमिकली आपका एनाइड बन जाता है। ठीक है, जो इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स है वो केमिकली एनाइड बन जाता है। देयरफॉर डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। वाटर के साथ ये क्या हो जाता है, आपका रिएक्शन नहीं दिखाता है। ठीक है, रिएक्शन आपका नहीं दिखाता है वाटर के साथ। तो ये है इसका कुछ प्रॉपर्टीज। आगे अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो कुछ हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन की अगर हम इन इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स की अगर हम बात करें तो हमने आयरन कार्बाइड का अभी बात किया, जिसे हम क्या कहते हैं, सेमेंटाइट, Fe3C। ये हमने क्या कहा था, केमिकल फॉर्मूला लिखा था। आयरन के एक कार्बाइड है जिसे हम सेमेंटाइट कहते हैं। हमने कहा ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्टील है, इस एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्टील। स्टील जो हम यूज करते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका आयरन कार्बाइड। दूसरा आपका TiC, टाइटेनियम कार्बाइड की अगर हम बात करें तो यूज करता है जहां भी जो हार्ड किसी का कटिंग करना है हार्ड मटेरियल का, तो वहां पे एज ए कोटिंग हम टाइटेनियम कार्बाइड को यूज करते हैं फॉर कटिंग। टाइटेनियम कार्बाइड इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर कटिंग टूल्स। बहुत जो हार्ड टूल्स होता है इनको कट करने के लिए हम टाइटेनियम कार्बाइड को यूज करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स दो प्रॉपर्टी आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ, एक तो आपका वियर रेजिस्टेंस है, एक तो ये आसानी से निकल नहीं जाता है। ठीक है, एक तो टाइटेनियम कार्बाइड वियर रेजिस्टेंस है, दूसरा क्या है आपका हाई हार्डनेस होता है, बहुत ज्यादा ये सख्त होता है, एंड हाई हार्डनेस। इसको हम हार्डेस्ट नेचुरल कार्बाइड्स भी के ये है, हार्डेस्ट नेचुरल कार्बाइड भी है आपका टाइटेनियम कार्बाइड। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सख्त रहता है तो ये जो हाई जो हार्ड कटिंग टूल्स के लिए एज ए कटिंग टूल इस्तेमाल करता है। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, एक तो ये वेयर रेजिस्टेंस होता है, आसानी से ये आपका निकल नहीं जाएगा, दूसरा ये बहुत हाई हार्डनेस होता है आपका टाइटेनियम कार्बाइड। तो ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स और इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स भी खत्म होता है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनर ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स, जिसमें हम लैंथेनाइड या एक्टिनाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।